हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास के चैप्टर नंबर 2 का आखिरी टॉपिक। जी हाँ, आज जो है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति की कहानी खत्म हो जाएगी। आज का आखिरी टॉपिक है रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा। जो रूस की क्रांति हुई थी और सोवियत संघ का जो निर्माण हुआ था उसका वैश्विक प्रभाव पूरे दुनिया पर क्या पड़ता है, आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, अगर आपको ई बुक्स और नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसका नाम है रूसी क्रांति और सोवियत संघ का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अभी तक जितनी कहानी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ी थी, सुनी थी, देखी थी, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं कि कहानी का क्लाइमेक्स क्या रहता है। ठीक है, बाकी की पिक्चर देखी ना आपने, पूरी कहानी सुनी है। जितनी कहानी मैंने बाकी के लेक्चर्स में सुनाई है, पूरी कहानी सुनी है कि नहीं? अगर सुनी है तो जल्दी से बता दो हाँ सुनी है, और नहीं सुनी है तो क्यों नहीं सुनी है वो भी बता दो, और जल्दी से जाके पूरी कहानी सुन लो, बहुत मजा आने वाला है। सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं कि यूरोप में समाजवाद का विकास कैसे होता है। ठीक है, रूसी क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, रूसी क्रांति के नतीजे क्या देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं। अब रूसी क्रांति और सोवियत संघ का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं इसको। मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। मेहनत कशों के राज्य की स्थापना, मेहनत कश किसे कहा गया है, सबसे पहले बताओ भाई। इतनी कहानी पढ़ ली, असल मेहनत किसकी दिखाई दे रही है आपको? यहां पर मेहनत कश किसे कहा गया है बताओ? दुनिया के मजदूरों को कहा गया है। रूस में सबसे ज्यादा काम किसने किया? मजदूरों ने किया। समस्याएं किसने झेली? मजदूरों ने झेली। ठीक है, रूस की बात हटा दें, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया को किसने बनाया है? आप बोलोगे भगवान ने बनाया है। ठीक है, बनाया है, भगवान ने बिल्कुल बनाया, लेकिन जिस साक्षात दुनिया में आप रह रहे हो, जिस घर में आप रह रहे हो, जिन सड़कों पर आप चल रहे हो, ठीक है, जिन इंडस्ट्रीज में आप काम करने जा रहे हो, हर एक चीज, हर एक बिल्डिंग, पुर्जा पुर्जा किसने बनाया है? मजदूरों ने बनाया है। ठीक है, यानी कि ये दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया किसके दम पर खड़ी हुई है? मजदूरों के दम पर खड़ी हुई है। और रूस में हमने स्थिति को देखा है कि उन्हीं मजदूरों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसलिए मजदूरों को क्या कहा गया है? मेहनत कश कहा गया है कि मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। सोवियत में कौन शामिल था? सोवियत किससे बनी थी? किसानों से और मजदूरों से। अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा आप खा पाओगे क्या? सबसे ज्यादा भूमिका पूरे इस चैप्टर में आपको किसकी दिखती है? दो व्यक्तियों की दिखती है, किसान और मजदूर। ठीक है, तो यहां पर मेहनत कश कहा गया है किसानों को और मजदूरों को, जिन्होंने मिलकर के राज्य की स्थापना करी। उन लोगों ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। कैसी? तो बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना करी गई, यानी कि समाजवाद को अब हर एक देश अपना रहा था। ठीक है, और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, कब हुआ दूसरा विश्व युद्ध? बताओ भाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? कब हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था, खत्म कब हुआ था? 1945 में खत्म हुआ था। ठीक है,
तो जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ यानी कि 1939 के दौर में, तब तक सोवियत संघ की ही वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान मिली थी कि आखिर समाजवाद होता क्या है, समाजवाद की अवधारणा या कंसेप्ट होता क्या है, और समाजवाद को एक नई हैसियत भी मिल चुकी थी कि कम्युनिस्ट पार्टीज की स्थापना दुनिया की कई सारे देशों में की जा रही थी। ब्रिटेन में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से पार्टी की स्थापना हुई। फिर क्या होता है, 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। जब 50 का दशक आया, ठीक है, यानी कि 1940 से 1950 के बीच का जो दौर था, उस दौरान लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की जो स्थापना करी गई है, तो सोवियत संघ की जो शासन शैली है, शासन करने का जो तरीका है, वो रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है, जैसा रूसी क्रांति के आदर्शों में अपनाया गया था। ठीक है, एक पिछड़ा हुआ देश, रूस कैसा देश था पहले? एक पिछड़ा हुआ देश था। कैसे पिछड़ा हुआ देश था भाई? जार का शासन था, हमने देखा था, जार निकोलस द्वितीय का शासन था, राजतंत्रीय शासन था। ठीक है, जनता पर अत्याचार हो रहे थे, जनता भूखों मर रही थी, उनके पास कोई अधिकार ही नहीं थे। ठीक है, तो जो एक पिछड़ा हुआ देश था, जहां जनता की कोई कदर नहीं थी, जनता के पास करने को काम नहीं था। ठीक है, धीरे धीरे समाजवाद के चलते उस देश में बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, मजदूरों को काम दिया गया, किसानों की हालत सुधारी गई, जारशाही के शासन को अंत किया गया, समाजवाद की स्थापना करी गई, और उसी समाजवाद के दम पर एक पिछड़ा हुआ देश आज दुनिया की महाशक्ति बनके बैठा हुआ है। ठीक है, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे। कई सारे उद्योगों का विकास हम देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पिछले 10 सालों का। ठीक है, क्या इतिहास, क्या एजेंडा रखा गया था? बताओ भाई जल्दी से, क्या कहते हो? क्या एजेंडा रखा गया था कि इन 10 सालों में रूस को औद्योगिक रूप से हमें क्या करना है? विकसित करना है, रूस की इंडस्ट्री को डेवलप करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है। ठीक है, तो उन वर्षों के दौरान कोयला उद्योग, स्टील उद्योग, इन सारे उद्योगों में 100% वृद्धि देखी गई, लोगों को काम दिया गया, महिलाओं को काम दिया गया। ठीक है, खेती का काम भी विकसित हो चुका था और गरीबों को भोजन मिल रहा था। जो जारशाही के शासन में ना तो उद्योग धंधे थे, ना किसान खुश थे, ना गरीबों को भोजन मिल रहा था, ना लोगों को काम मिल रहा था। लेकिन वहां के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। इतना काम तो हो चुका था, उद्योग धंधे खुल चुके हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, खेती विकसित हो चुकी है, गरीबों को भोजन मिल रहा है, लेकिन वहां के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी, जिसकी जरूरत वहां के लोगों को थी। और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। जो भी विकास परियोजनाएं वहां पर लागू करी गई थी, वो किसके दम पर लागू करी गई थी? दमनकारी नीतियों के दम पर लागू करी गई थी। कैसे? कौन सी चीजें देखी थी हमने? बताओ भाई। कम समय में ज्यादा उत्पादन, कम समय में ज्यादा उत्पादन। इसका क्या मतलब है? जब कम समय में ज्यादा उत्पादन होगा तो क्या होगा? मजदूर की हालत खराब होगी, मजदूरों की हालत खराब। सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही थी। क्या कहते हो? जब तेजी से आप काम लगाओगे तो क्या होगा? मजदूरों को आराम मिलेगा का? नहीं मिलेगा। एक साल में, एक पॉइंट और इसमें आता है कि एक वर्ष में एक फैक्ट्री में 550 बार काम रोका गया। कितने बार? 550 बार काम रोका गया। क्यों रोका गया था? क्यों रोका गया था? क्योंकि मजदूरों से 15-15 घंटे काम लिया जा रहा था। क्या 15 घंटे कोई व्यक्ति काम कर सकता है? ठीक है, तो विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीति के बल पर लागू किया जा रहा था। ये दमनकारी नीतियां ही तो हैं कि कम समय में ज्यादा उत्पादन करो, मजदूरों को 15-15 घंटे काम पे लगाओ, उनकी हालत खराब हो, उन्हें सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं दो। इसके चलते क्या होगा? एक वर्ष में 365 दिन में 550 बार काम रोका गया।
क्या ये सही था? बिल्कुल नहीं था। विकास कार्य हो, धीमे हो, चलेगा, ठीक है, लेकिन किसी को उससे नुकसान पहुंचता हो और भाई मजदूरों के पूरे समूह को नुकसान पहुंच रहा है तो ये तो गलत बात है, ठीक है। फिर क्या होता है? 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम रह गई थी, ठीक है। दुनिया के देशों ने समाजवाद का पाठ तो सीखा था रूस से। समाजवाद का पाठ क्या कहता है? समाजवाद ये कहता है कि संपत्ति पर सभी का समान रूप से वितरण होना चाहिए। ये पाठ, ये लेसन तो दुनिया के देशों ने सीखा था और अलग अलग देशों ने अपने यहाँ समाजवाद की स्थापना तो करी थी, लेकिन उसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए देश को औद्योगिक रूप से तेजी से विकसित करने के कारण मजदूरों की हालत खराब हो गई थी, ठीक है। जो वहां की जनता के, वहां के नागरिकों के आवश्यक अधिकार थे वो उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। तो हमें यहां से क्या शिक्षा मिलती है? समाजवाद को अपनाओ। समाजवाद बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत अच्छी अवधारणा है। देश का विकास होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, गरीबी दूर होनी चाहिए, किसानों को फायदा होना चाहिए, लोगों को अनाज मिलना चाहिए, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन ये सारे काम किसी दमनकारी नीति के दम पर ना किए जाएं, ठीक है। योजनाएं ऐसी चलाई जाएं जिससे सभी वर्ग को बराबर राहत भी मिले, फायदा भी मिले। जैसा रूस ने किया था वैसा नहीं करना है। रूस ने समाजवाद का कंसेप्ट लाया, बहुत अच्छी बात है, काम किया, अच्छी बात है, दुनिया की महाशक्ति बन के बैठा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी शक्ति भी नहीं बनना है आपको कि आपकी शक्ति के तले दूसरे लोग, आपके देश के ही लोग दब जाएं और वहां के नागरिकों को उनके बेसिक अधिकार ना मिल पाए। ऑलराइट, क्लियर? तो दुनिया ने क्या सीखा, बात समझ में आ गई? वो तो मैंने आपको बता दी। अब आपने इस चैप्टर से क्या सीखा, क्या शिक्षा मिलती है आपको इस चैप्टर से? कोई भी बात हम पढ़ते हैं, कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं, कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं, कोई भी लाइन पढ़ते हैं, उससे हमें एक ना एक शिक्षा मिलती है। फिर तो हमने इतना बड़ा चैप्टर कंप्लीट किया है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। तो आपको उससे क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, क्या लेसन मिलता है, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। ऑलराइट, चलिए तो चलते हैं और आज ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी का यहीं पर पूरा कंप्लीट होता है। इसके आगे आपको क्या बताया जाएगा? चैप्टर के बाद जो आपकी प्रश्नावली है, अभ्यासगत प्रश्नोत्तर हैं, यानी कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस कराया जाएगा। उससे जुड़ने के लिए क्या करना है? नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स फ्री नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। यानी कि किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैग्नेट ब्रेन्स जो है यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।